नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज, दैट इज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है कि अगर बिल्ली को दूध की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया जाए तो कैसा होगा। कुछ वैसी सी कहानी है एंड आई वुड रिक्वेस्ट सर प्लीज इलेबोरेट कि क्या हुआ है यूनाइटेड नेशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, विच इज बिकम मतलब यूएन की वैसी इज्जत अफजाई इतनी ज्यादा हो रही थी एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट आई थिंक द वर्ल्ड ओवर people will lose any kind of respect and UN will lose credibility across the world. Over to you, sir. सबसे पहले गायत्री जी, जो आपने उदाहरण दिया है कि बिल्ली को दूध की रखवाली, उससे अच्छा उदाहरण ये है कि आप अपने घर की रखवाली एक चोर को दे रहे हैं। ये उसी तरह की कहानी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको जैसा पता है कि पाकिस्तान जो है मेंबर है 2 साल के लिए, नॉन परमानेंट मेंबर है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो उसमें कई सारी कमिटीज़ बनती हैं जो कि अलग-अलग इश्यूज़ पे, अलग-अलग मुद्दों पे अपना काम करती हैं। तो 2 ऐसी कमिटीज़ हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि फ़ायदा मिला है, और उस फ़ायदे के पीछे कौन-कौन लोग हैं और क्यों उन्होंने ये फ़ायदा उसको दिया है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि कौन आपके दोस्त हैं, कौन आपके दुश्मन हैं। इस समय मुझे जहाँ तक लगता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, वो एक डिसरप्टिव फ़ेज़ से चल रही है। एक ऐसे फ़ेज़ से गुज़र रही है जहाँ पर कोई क्लियर किसी का ना दोस्त दिख रहा है, ना दुश्मन दिख रहा है। हुआ क्या है कि ये जो 2 कमिटीज़ हैं, पहली कमिटी है कमिटी ऑन सैंक्शंस ऑन तालिबान, जो कि 1988 की जो तालिबान थी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे, उसके ऊपर है। तो ये जो कमिटी है उस बात को ध्यान में देती है कि उन सैंक्शंस को आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए, कम किया जाए, ऐसी चीज़ें हैं। और उसको चेयर कौन कर रहा है? वाइस चेयर कौन है उसका? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है, जिसने ये पूरी की पूरी कार्रवाई शुरू करी थी, अब उसपे क्या वो सैंक्शन लगाएगा और क्या वो सॉरी क्या वो सैंक्शन लगाएगा और क्या मॉनिटर करेगा? देखिए, अभी वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है करेगा, वो जानना ज़रूरी है। वो क्या करेगा कि जो ग्रुप्स जो हैं, जो उसके फ़ेवर में रहते हैं, उनको इस सैंक्शन लिस्ट से हटा देगा वो, हटवा देगा। या जब तक 2 साल रहेगा वो इस पूरी कमिटी में, तब तक वो इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाएगा ही नहीं। जिससे क्या होगा कि जो उसके सपोर्टर्स हैं अफ़गानिस्तान में, तालिबान में, जैसे हक्कानी हो गया, हक्कानी नेटवर्क उनके सपोर्ट में है, ऐसे लोग जो है और ताकतवर होंगे। और इसके बदले वो क्या चाहेगा? उसके बदले ये चाहेगा कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, उसके ऊपर वो लोग अंकुश लगाएँ। अगर उसके ऊपर वो अंकुश लगाएँगे, इफ दे प्रिवेंट these people from operating freely, do not give them the bases in their country, then what will happen? पाकिस्तान जो है वो अपने वेस्टर्न बॉर्डर से फ्री हो जाएगा, या रिलेटिवली उसकी कम एंगेजमेंट होगी। अगर उसकी एंगेजमेंट कम होगी तो वो क्या करेगा? अपने ट्रूप्स को किधर फोकस करेगा, और ये टेररिस्ट जो फ्री होंगे उनको कहाँ फोकस करेगा? वो फोकस करेगा इंडिया के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए चैलेंज है। दूसरा चीज, अब सैंक्शन लगाने की बात आएगी, क्योंकि दूसरी जो कमिटी है उसमें वो काउंटर टेररिज्म चेयर है उसका, वो वाइस चेयर भी नहीं है, चेयर है। अब I अब have a उसमें comment, sir. पूरी हाँ, दुनिया की जिहाद की फैक्ट्री एंटी हाँ, टेरर कमिटी में बैठी हुई है। आई मीन द वाइस चेयरमैन ऑफ द एंटी टेरर कमिटी। तो ऐसा नहीं लगा वही तो बोल रहा हूँ हिपोक्रेसी कि विल डाई थाउजेंड तो, डेथ्स। तो, तो वही वही मैं बोल रहा हूँ कि चोर को बना दिया है थानेदार। तो अगर चोर ही थानेदार है तो दबा के चोरी होगी, यानी कि दबा के टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और वो करेगा क्या? ऐसे ग्रुप्स के ऊपर सैंक्शन लगाएगा, जो और कड़े सैंक्शन लगाएगा, लगवाने की कोशिश करेगा, जो कि उसके खिलाफ हैं। जैसे बीएलए हो गया बलूचिस्तान में, बीएलएफ हो गया बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब उनके पंख काटेगा वो, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग काटेगा वो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसके पीछे है कौन?
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पीछे जो हैं, वो लोग ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा है। दोनों जो कमिटीज़ हैं, मिल कर के देखिए एक ऐसा देश जो कि एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म जो है वो उसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था। एक ऐसा देश जो कि टेररिज्म के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया था, आज वो उसको मॉनिटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए रखा गया एज चेयर एंड वाइस चेयर, 2-2 कमिटी में, एक में भी नहीं, 2-2 कमिटियों में है। आप इसको बड़े नजरिए से देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी जो एडवाइजरी कमेटी है उसमें उन्होंने भी दो एक एलईटी का फॉर्मर टेररिस्ट था और एक दूसरा जो इजराइल के उससे था, उनको एडवाइजर लगा रखा है। अच्छा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो बोलते हैं भाई ये रिफॉर्म हो गए, ये क्या बोलते हैं सुधर गए हैं और अब पॉजिटिवली काम कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, जो एक बार इस तरह के दलदल में फंस जाता है, वो भले ही ऊपर से सुधर गया हो, लेकिन उसके अंदरूनी तार जुड़े रहते हैं और ये अब ऑफिशियली मदद करेंगे इन लोग। और ये इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आई और क्या हुआ, 3 दिन पहले अमेरिका में कोलोराडो में टेरर अटैक हो गया। लेकिन फिर भी समझ नहीं आएगा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रखी है इस समय जो हमारे सो कॉल्ड ग्लोबल पावर्स हैं। अब इस कमिटी में 10 लोग होते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो कमिटी के लोग जो निर्वाचित होते हैं, जो इलेक्ट होते हैं, हु आर इलेक्टेड टू दीज काइंड ऑफ चेयर एंड वाइस चेयर एंड मेंबर्स, दे कैन नॉट बी elected without agreement of all of them। अगर सभी मानेंगे तभी ये इलेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर्स। किसी ने वीटो नहीं किया, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जब हम पहलगाम अटैक के लिए टीआरएफ को जिम्मेवार ठहरा रहे थे कि उन्होंने खुद बोला कि भाई हमने ये हमला किया है, पाकिस्तान ने बाद में ऐसा किया कि भाई उनको जबरदस्ती बोला तुम इसको क्या बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, नहीं तो ये फिर हमारे ऊपर आएगा। ये क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है ऑर्केस्ट्रेटर था इस पूरे मुहिम का, और उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं साइन करेंगे अगर आप टीआरएफ को शामिल करेंगे ब्लेम वर्दी। तो इसलिए वो जो रेजोल्यूशन पास हुआ पहलगाम के अगेंस्ट, पहलगाम टेरर के अगेंस्ट निंदा करने के लिए, उसमें टीआरएफ का नाम ही नहीं है। अब तो वो चेयर बन गया है, अब तो और जोर से इन सब इस तरह के मुद्दों को उठाएगा। अब आपको ये बताऊं, ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ सालों पहले जो नॉर्थ कोरिया है, जो कि न्यूक्लियर क्या बोलते हैं वेपन्स का एक एक प्रोलिफरेटर है, मतलब बिना किसी लेजिटिमेट रीजन के उसने न्यूक्लियर हथियार अपने बनाए हैं और वो एक तरह से एक वायलेटर है डिसआर्मामेंट का। उसी को डिसआर्मामेंट का चेयर बनाया था भाई। तो ये पहली बार नहीं कर रहा है यूएन। तो मेरा कहने का मतलब है, यूएन जो है एक तरह से खोखला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, एक हास्यास्पद। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी लाफ्ड एट नाउ, इट्स बिकम अ जोक। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोई और हमारे पास ऐसा फोरम नहीं है जहां पर कि हम इस तरह की चीजें इस तरह का स्टैंड ले सकें। इसलिए अभी हमको अगले 2 साल तक बहुत और ज्यादा ताकत से अपने केस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि जो टेरर है वर्ल्ड में, हमारे देश के ऊपर, कश्मीर में हो या कहीं भी हो, उसको और डिटेल्ड तरीके से और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट 1-2 मेंबर जो हैं परमानेंट 5 के, कम से कम अभी रशिया ने भी इसको अपोज नहीं किया। यस, बट सर मैं दूसरे पे बाद में आऊंगी। हमारी डिप्लोमेसी क्यों नहीं कर पाई, इनको रोक क्यों नहीं पाई? वी आर वेरी स्ट्रांग डिप्लोमेट। देखिए इस समय एक चीज दुनिया को बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, और वो चीज ये है कि जो भारत है, अब लोगों को लगने लगा है कि एक ऐसा देश है कि जिसकी जिसकी तरक्की अब कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो इकोनॉमी का क्षेत्र हो। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है,
और उसका जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है लोगों ने ऑप सिंदूर में देख लिया, उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, पुराने हथियारों को इस्तेमाल करने की, नए हथियारों को इस्तेमाल करने की, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की, वो सारी चीजों को लोगों ने देख लिया है। अब आप देखिए F-16 के शेयर्स डाउन, F-16 कंपनी जो जो कंपनी F-16 बनाती है, उसके शेयर्स डाउन हो गए पिछले 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि जब खबर आई कि कुछ F-16 भी गिराए गए इस ऑप सिंदूर में। उसी के बाद आपने देखा होगा कि JF-17 के शेयर डाउन हो गए हैं। तो सबको अब लग रहा है कि यार ये भारत ने क्या कर दिया। और हमारे शेयर्स तो अब बड़े अच्छे चल रहे हैं सर, हमारे नहीं तो डिफेंस के शेयर्स। इसीलिए बता रहा हूँ, हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग ब्रह्मोस की डिमांड कर रहे हैं, लोग तेजस की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजें देखेंगी तो लोगों को लग रहा है कि अब भारत यार एक फास्ट ट्रैक पे चला गया है डेवलपमेंट के। इसको अगर हमने नहीं रोका तो ये नया चाइना बन जाएगा। यस, अनडाउटली। अब देखिए, चाइना को तो इंटरेस्ट है कि भाई भारत ना आगे जाए, वो तो समझ में आता है, क्योंकि हम दोनों पड़ोसी देश हैं, हम दोनों रीजनल प्लेयर्स हैं, और हम दोनों जानते हैं कि हमारा जो है इस समय जो रिश्ते हैं वो ट्रस्ट लेवल हमारे बहुत लो हैं। और हमने पिछले कई कई सालों से आपस में छोटी-छोटी 1962 को अगर हम वो कर दें, तो उसके बाद भी कई सारी झड़पें हुई हैं। गलवान भी हुआ, उसके बाद उसके पहले डोकलम हुआ था, सुमद्रांचो हुआ था, 1967 का युद्ध हुआ था। मैं बताऊँ आपको कि 1962 को छोड़ के उसके बाद जितने भी इस तरह के जो झड़पें हुई हैं, उसमें भारत ने चाइना को मुँह की दी है। तो और कई हर इंस्टेंसेस आई बट मीडिया हैज़ नॉट कवर्ड इट, जहाँ पे चाइना को नहीं बैक ऑफ कर रहे हैं। नहीं, हर जगह हर समय चाइना ने बैकआउट किया है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत देखिए युद्ध कर रहे हैं तो थोड़ा सॉरी, इस तरह का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है इन सब चीज़ों में। तो यू कांट अवॉइड कि भाई, लेकिन बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी जो है, भारत ने चाइना के ऊपर हावी हुआ है। अब जैसे गलवान ले लीजिए, हमने कैलाश कर दिया। कैलाश करते ही वो पीछे हटने लग गया। आप समझ रहे हैं? और अभी हमने रिसेंटली जो 2-3 जगह बची थी, वहाँ पर भी तकरीबन फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, और आगे आने वाले वक़्त में मुझे लगता है कि वो हम दोबारा प्री 2020 की पोज़ीशन में आ जाएँगे इन सब इलाकों में भी। सो चाइना को भी घबराहट है। अमेरिका को लगता है कि भाई हमने चाइना के साथ गलती कर दी थी, उनको पूरी खुली छूट दे दी थी। वो 10-15 साल में उन्होंने उतना कर लिया जो उन्होंने 100 साल में किया था। तो अगर हम इंडिया को भी उसी तरह की छूट देंगे, तो इंडिया भी उसी तरह आगे जाएगा। तो इसलिए अब जो है सारे देश हैं, चाहे वो ईयू हो, चाहे वो यूके हो, हमको हम हमारे साथ रिश्ते तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि हम उस तरह से आगे बढ़ें जिस तरह से कि भारत इस समय बढ़ रहा है। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि हम हर लेवल पर, हर समय, हर किसी इश्यू में किसी ऐसे ऐसे नेशन को सपोर्ट करें, ऐसे देश को सपोर्ट करें, जो कि चाइना की थोड़ा-सा सॉरी, इंडिया की थोड़ी-सी वो ग्रोथ को रोके। और उनके लिए सबसे बढ़िया जो एग्ज़ाम्पल है, वो पाकिस्तान है। अब वो अलग बात है कि बिलावल भुट्टो जैसे लोग हैं जो वहाँ जाते हैं और अपना केस और खराब करके आते हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं जो अपना केस खराब कर देते हैं, बोलते हैं ये आतंकवाद का काम तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो पाकिस्तान को ले डूबेंगे खुद, वो अलग बात है। लेकिन बाकी देश भी इसमें हाथ मिला रहे हैं, वो मुझे एक बहुत ही सरप्राइज़िंग लगा। और जो मैंने रीज़न्स बताया आपको कि क्यों ये कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि भाई, ये पुरानी कहावत है कि जब आपका पड़ोसी आगे बढ़ रहा है, तो क्या करो आप उसकी टाँग काट दो। ये नहीं सोचेंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, उससे आगे जाएँ। अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो दूसरे की लकीर को मिटाने की कोशिश करते हैं ये लोग। और ये इस समय वही एक चीज़ चल रही है। अभी कल मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था। एक प्रोफ़ेसर शैश हैं, वो काफ़ी अच्छे जानकार हैं, हार्वर्ड वगैरह के हैं। अब उन्होंने ये बोला है कि भाई चाइना की इकोनॉमी को कोई रोक नहीं सकता, चाइना की इकोनॉमी इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक। इस हालत में भी जबकि उनके पास डिमांड्स कम है, उनकी 5% ग्रोथ रेट चल रही है, जो कि पहले किसी की नहीं थी, जो इकोनॉमी पहले ही 17-18 ट्रिलियन की हो गई है। तो उन्होंने बोला कि उनके फंडामेंटल्स ठीक हैं, उनके इनोवेशंस ठीक हैं, उनके पास मास प्रोडक्शन है। मैं ये बोलता हूँ कि अगर उनके पास मास प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, तो उस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को खाने वाला भी तो होना चाहिए ना कोई। अब उनके अंदर तो डोमेस्टिक मार्केट रहा नहीं,
डोमेस्टिक मार्केट दुनिया में कहाँ पर है? खाली भारत में है। इसलिए अब लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भारत जो है हर चीज़ क्या बोलते हैं उनसे महँगे मिले। अगर हमारे पे रिस्ट्रिक्शन करेंगे, टैरिफ करेंगे तो महँगाई बढ़ेगी। तो भारत को किसी न किसी तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इट शुड फॉल इन लाइन, इंडिया शुड फॉल इन लाइन बट ऑन देयर टर्म्स। टैरिफ एग्रीमेंट हो बट ऑन देयर टर्म्स। अब वो तो भारत मानेगा नहीं। इस समय भारत की ऐसी स्थिति है कि भाई देख लीजिए हम अपने आप कॉन्फिडेंट हैं। अब देखिए कई सारे जो अमेरिका में एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि भारत जो है सही कदम ले रहा है। भारत को अपने ऊपर भरोसा है, भारत को दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। अब ये जैसे इन्होंने एक कमेंट दिया कि बिलावल भुट्टो ने कि भाई इंडिया इज़ डेमोनाइजिंग मुस्लिम्स और मैंने करीबन आपके शो पे भी बोला है और लोगों के शो पे भी बोला है, मुझे पाकिस्तान एक नाम बता दे, जो कि एक हिंदू का हो और उनकी आर्मी में सीनियर रैंक तक गया हो। हमारी आर्मी में तो लेफ्टिनेंट जनरल्स और आर्मी कमांडर्स बने हैं मुस्लिम। ब्रिगेडियर उस्मान ने लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान के खिलाफ 1947 में। जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमारी एक बेटी जो कर्नल कुरैशी थी वो मुस्लिम थी। वो दिखा दें एक हमको भाई हिंदू, तो खुद ही बोल के खुद ही फँस जा रहे हैं। पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूँ कि जिसने भी इनको इस तरह से प्रमोशन कर रहे हैं, आई थिंक दे आर आल्सो इन नीड ऑफ सम ट्यूटोरियल। उनको भी कुछ सिखलाई की ज़रूरत है कि भाई राजनीति कैसे जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। This is a out and outright blatant support to a to a nation और to a state। नेशन तो बोलूंगा ही नहीं, पाकिस्तान में नेशन रह ही नहीं गए हैं। पाकिस्तान में 5 बड़े-बड़े नेशन हैं। खाली वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है जिसको कि जबरदस्ती आर्मी ने पकड़ के रखा हुआ है। कब ये गोला फटेगा मुझे नहीं पता। बलूचिस्तान तो ज़रूर कुछ न कुछ दिनों में अपने आप ही फट जाएगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। कहने का मतलब है कि एक ऐसे एंटिटी को जिसकी कि पॉलिटिकल गवर्नेंस ठीक नहीं है, जिसके मिनिस्टर्स और लीडर्स ठीक नहीं हैं, जिसके मतलब स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोग क्या मॉनिटरिंग करेंगे और क्या टेररिज्म को रोकने की कोशिश करेंगे। मेरे को लगता है कि जो दुनिया है एक डिसरप्शन की तरफ बढ़ रही है। दुनिया जो है जैसे पाकिस्तान इज चेयर ऑन द And यूएन सिक्योरिटी कमिटी अलाउंग by ट्रैवल बैन। हाँ, हाँ जी बोलिए। by things like this, they have totally blown up the credibility of the international organizations. UNSC तो is देखिए just one of them. United खाली Nations हो गया, IMA हो गया, WHO हो गया. They खा, have all been खाली यही redundant. खाली यही नहीं है, कहाँ-कहाँ से लोगों ने कोशिश करी है कि भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए। वर्ल्ड बैंक $40 बिलियन का उन्होंने रिलीज़ किया फंड। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स है, हर साल उनको कुछ न कुछ मिलेगा, बट फंड्स तो मिल गए उनको। आईएमएफ है, उन्होंने फंड रिलीज़ कर दिए हैं इस साल। भले ही थोड़े-थोड़े ट्रांशेस में कर रहे हैं, बट उनको पैसे तो मिल रहे हैं। जहाँ तक उनको मिलिट्री हार्डवेयर का सवाल है, चाइना ने उनको मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि वो जे-35 जल्दी से जल्दी उनके पास देना चाहते हैं, जो कि एक स्टेल्थ फाइटर है। उसकी एक इम्प्लीकेशंस है कि भारत को भी इसी तरह की अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। भारत भारत के पास अभी इस समय राफेल है, जो कि 4.5 जनरेशन है और सू-35s हैं, वो थोड़ा हाई कैपेबिलिटी वाले हैं, बट हमको भी स्टेल्थ फाइटर्स चाहिए होंगे। हालाँकि हम लोग सू-57 के बारे में डील कर रहे हैं रशिया के साथ, बट आपने देखा होगा कि रशिया भी अब टोटली ट्रांज़ैक्शनल हो गया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने वी हैव bought 40% of our oil from Russia, but yet Russia is not reciprocating in the same manner. एंड द सेकंड रीजन कुड आल्सो बी दैट रशिया इटसेल्फ इज अंडर ग्रेट प्रेशर। अब आप देख रहे हैं रशिया के ऊपर ऐसे अटैक्स हुए हैं। मैं तो मानता हूँ जो ऑप स्पाइडर जो अटैक हुआ है रशिया के ऊपर, ये एक लोग पर्ल हार्बर मूवमेंट बोलते हैं, मैं इसको एक 9/11 मूवमेंट बोलता हूँ क्योंकि ये बिना टेररिस्ट की सपोर्ट के, बिना थर्ड पावर की सपोर्ट के, थर्ड कंट्री के सपोर्ट के इतना बड़ा, इतना विशाल अटैक नहीं हो सकता था, जो कि 4300 किलोमीटर इन डेप्थ साइबेरिया तक की जगह पर ये अटैक किए गए हैं। 5 जगहों पे टोटल, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, हर जगह। और उसके अगले दिन ही फिर उन्होंने उनके जो क्रीमिया का जो ब्रिज है उसके अंदर अंडर वाटर एक्सप्लोजन किया है इन्होंने। सो
कहने का मतलब यूक्रेन को भी सहायता मिल रही है। हालाँकि उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि नहीं, हमने इंडिपेंडेंटली किया है, हमें कोई सहायता नहीं मिली है, हमने अपने आप किया है। लेकिन इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे शायद लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि पुतिन भी ऐसे नहीं है कि वो छोड़ देंगे इसको। पुतिन जाने जाते हैं अपना बदला लेने के लिए, और उनका बदला कैसा होगा और उसका आउटकम क्या होगा और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, वो एक अलग इश्यू है। इसीलिए मैं आई एम सरप्राइज्ड कि रशिया ने पाकिस्तान को इस चेयर पे आने से ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया, कम से कम अपनी अपोजिशन क्यों नहीं, अगर अपोजिशन भी जताते तो भी ठीक था। अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं किया इन्होंने। फ्रांस ने भी नहीं किया, जो कि हमारा एक देश है, उनके से कितना एक हथियार खरीदते हैं। रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं, फ्रांस से हम अपने हथियार खरीद रहे हैं, राफेल फ्रांस का है। लेकिन सो ये जो चीजें हो रही हैं वो इसी से हो रही हैं कि भाई भारत को लोग बढ़ने तो देना चाहते हैं, रिश्ते तो रखना चाहते हैं, लेकिन अब वो ये नहीं चाहते कि भारत सरपट दौड़ जाए, राणा प्रताप के घोड़े की तरह सरपट दौड़ना न शुरू कर दे। वो चाहते हैं कि घबराहट है। भारत जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो पहले बात की जाती थी ना 70s वगैरह में, 2% 3% इस तरह की ग्रोथ रेट पे चले। तो मैं इतना अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भारत में अब वो क्षमता है कि हम अपने दम पर आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे पास मार्केट भी है और हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी है। विली निली बिना हमारे कोई प्रयत्न किए हुए अमेरिका को कोई चॉइस नहीं होगी बल्कि भारत में आने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास जो जो मैन पावर है और उसकी जो मैन पावर की जो कॉस्ट है, जो हमारी मैन पावर कॉस्ट है दुनिया में सबसे कम है। तो जो बिजनेसमैन है, भले ही गवर्नमेंट कितना भी कोशिश करे, बिजनेसमैन तो क्या देखता है, अपना फायदा देखता है ना। तो वो ऑफशोर करेगा सारा चीज, अमेरिका में रहेगा, बट जो पार्ट्स हैं बाकी सब जो चीजें हैं वो ऑफशोर करेगा इंडिया में, और इसमें अल्टीमेटली घाटा अमेरिका का होगा, घाटा ईयू का होगा अगर वो हमारे टर्म्स पे ट्रेड नहीं करते हैं तो। यूके ने अच्छा किया, कम से कम हमारे साथ फ्री ट्रेड कर लिए, तो यूके और इंडिया का बिजनेस तो कम से कम चलेगा। लेकिन हमारी जितनी भी प्रोडक्शंस हैं वो हमारा इंटरनल मार्केट है। हाँ, हमारा इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा कम होगा, फार्मा में थोड़ी कमी आ सकती है क्योंकि अमेरिका हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो कुछ एक कमी आएगी, बट मुझे नहीं लगता कि हमको इतना ज़्यादा नुकसान होगा जितना कि लोग बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जिन्होंने ये सैंक्शंस लगाए हैं, जिन्होंने मदद करी है, पाकिस्तान नहीं है इसका, पाकिस्तान के पीछे के जो पावर्स हैं, वो लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। उनको भी अपना लेसन मिलेगा। भारत को अपनी राह पर एकदम लक्ष्य को सीधा रख करके, अपनी ग्रोथ को सामने रख के, अपनी मिलिट्री पावर यानी कि हार्ड पावर को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं बताऊं, जिसके पास एक हार्ड पावर है, जिसके पास ब्रूट पावर है, जिसके पास शक्ति है, दुनिया उसकी सुनती है। आज नहीं तो कल दुनिया हमारी हमारी बात सुनेगी। और ये भी बता दूं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी अब बढ़ चढ़ के काम करेगी। उसका उसका एक बढ़िया रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। ये जब हमारे डेलीगेशंस गए तो पाकिस्तान चाहता तो एक कोई नई तरीके से दुनिया में अपनी बात रख सकता था, लेकिन उन्होंने हमारा कॉपी किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो जैसे लोगों को भी वो काम करने के लिए भेजा, जो कि हमारे इतने केपेबल जो मिनिस्टर्स थे, केपेबल एमपीज थे, केपेबल पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो गए, सारी पार्टीज से गए, एक मिक्स डेलीगेशन गया। हमने एक यूनिटी का एक प्रेजेंस दिखाया। हमने अनकवर किया कि टेररिज्म, पाकिस्तान कितनी बुरी तरह इन्वॉल्व है टेरर एक्ट्स में, और इसलिए हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। बार बार हम कितनी बार एविडेंस दिखाएंगे और कितनी बार हम क्या बोलते हैं डायलॉग करेंगे, ये सुनता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि इट्स लाइक मैं उस डायलॉग को बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे मुंह से वो ठीक नहीं लगेगा, बट वो वैसे ही हैं, कभी सीधे नहीं होंगे वो। तो जो सीधे नहीं होते हैं उनको पीरियोडिकली जोर से थप्पड़ मारना जरूरी होता है। सो दे शुड इंडिया शुड रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर अ क्विक रेस्पॉन्स। और अगली बार 10-15 दिन नहीं हमको टाइम मिलेगा, अगली बार हमको 4 घंटे 5 घंटे में इनको मतलब निपटा देगा। सबक सिखाना पड़ेगा, और उसके लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हमारे को जरूरी है। मैं कहता हूँ मैं कह रहा मेरा मेरा कहने का मतलब
बाई एंड लार्ज एक एडवर्स डेवलपमेंट है हमारे लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको काबू नहीं पा सकते, इसके ऊपर हम इससे आगे नहीं जा सकते। हमारे में इतनी ताकत है कि हम अकेले भी अब इस दुनिया में रह सकते हैं। हमारी सप्लाई चेन्स को थोड़ा डिसरप्शन होगा, थोड़ा हमारे सेमीकंडक्टर चिप्स को डिसरप्शन होगा, लेकिन ताइवान हमारा कई सारे देश हैं जो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, इज़राइल कर रहा है, ताइवान कर रहा है, सिंगापुर हमारा, तो वी विल बी एबल टू फाइंड अदर सॉल्यूशन। आज इंडोनेशिया ने भी कुछ पाकिस्तान को कल खरी खोटी सुना दी, तो कहने का मतलब है कि वी विल फाइंड आवर पीपल, वी विल फाइंड आवर कंट्रीज। ग्लोबल साउथ में हमारी अभी भी काफ़ी सपोर्ट है। 56% इज द सपोर्ट बेस इन द ग्लोबल साउथ। हमने जो एक इंटरनली क्लॉज में वो किया था, एक सर्वे टाइप किया था बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ पहलगाम, पहलगाम के सपोर्ट में कितने लोगों ने स्टेटमेंट दी थी, तो 56% लोगों ने क्लियर कट इंडिया के साथ खड़े रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े नेशंस यही इसी को देख करके थोड़ा डर रहे हैं। तो यही सब बोल के मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। मेरे ख्याल से इंडिया शुड रिमेन up and about and continue on its path of growth and development of military power. थैंक यू सो मच सर, बट दिस डेवलपमेंट इज एक्चुअली एन अलार्म कि हमने नॉन अलाइन मूवमेंट फॉलो किया था, और मुझे ऐसा लग रहा है करंटली वी आर बीइंग पुश्ड फॉर वन और द अदर ब्लॉक, रशिया, चाइना, वी आर Absolutely. बीइंग पुश्ड टू See, चूज वन ऑफ द yes, ब्लॉक्स। मतलब वो पुरानी जो कहावत थी ना, यू आर आइदर विद अस और यू आर नॉट विद अस, वो वाली सिचुएशन आ रही है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, मैं भी मानता हूँ कि अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, अब आप देखिए चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक लिंक बन रही है, रशिया पाकिस्तान की एक लिंक बन रही है, इसकी वजह से रशिया ने पाकिस्तान के जो क्या बोलते हैं, ये जो 2 चेयर इलेक्शन में उसमें ऑब्जेक्ट नहीं किया ना, अपना उसने कोई कम से कम एक विरोध तो दर्शा सकती थी, वो भी नहीं किया। सो ये एक ऐसा एक समीकरण बन रहा है, ऐसा एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें इंडिया is being pushed towards taking a side. But I would say, if not side, what India should do very clearly is that we will take the help of people who are interested in giving us the help, but be cautious. Be cautious. If we have to go to the US, we will go to the US, but not take US for granted that it will come to our aid or it will come to our support. We have to create our indigenous capabilities quickly so that we can sustain, हम अपने आप एक लंबी लड़ाई के लिए अपने आप को काबिल बना सकें, सक्षम बना सकें, तभी आगे हम सफल होंगे और अपना इस पूरे विश्व में एक अलग पोजीशन बना सकते हैं. Right. So there is a need to review our strategic autonomy policy also. That's the way I look at it. जी, थैंक यू सो मच सर। पाकिस्तान गेटिंग सेलेक्टेड और इलेक्टेड, आप जो भी बोलें, इज अ वार्निंग साइन एक्चुअली, बिकॉज अब ये क्या करने वाले हैं वी डोंट नो। उधर तालिबान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इधर इंडिया के लिए क्रिएट करेंगे, इसमें कोई डाउट देखिए नहीं है। देखिए देखिए हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं. हम क्यों टिबेट ऑप्शन को उसमें एग्जैक्टली। रखा हुआ है. हम क्यों नहीं ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं. ताइवान को सपोर्ट कर देखिए रहे हैं, देखिए जब तक हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब इस समय ये लग रहा है कि लोग एग्रेसिवली आपके अगेंस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं. बार-बार हमको अग्रेसर बना रहे हैं, जबकि हमारे ऊपर हमला हुआ और हमें ही अग्रेसर बनाया जा रहा है. I think it is time that we call spade a spade. और अब जब हम नेगोशिएशंस के लिए जा रहे हैं, एंड इट इज गुड, वी आर पुशिंग बैक अगेंस्ट अमेरिका, वी आर पुशिंग बैक अगेंस्ट जो भी कंट्री हमारे खिलाफ वो कर रही है, हम पुश बैक कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. तो अगर आज एलन मस्क उनसे अलग हुए, कल और लोग अलग होंगे उनसे. और अभी तक इन एनी केस व्हाट हैज ही अचीव्ड? एलॉन मस्क व्हाट एंड हैज डोनाल्ड ट्रम्प में तो वर्बल फाइट चल रही है ट्विटर के ऊपर बकायदा, कहाँ दोनों ब्रोमांस कर रहे थे और कहाँ एकदम से वो हवा में। एंड टेल मी 200 डेज और सो हैज पास्ड, अभी तक उन्होंने क्या अचीव किया? कनाडा से दुश्मनी मोल ली हुई है, ग्रीनलैंड ले नहीं पाए, पनामा ले नहीं पाए. I mean, he's just making statements and turning around. He's become a U-turn president. जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। जी, I used to like him. But I don't think he's behaving the way he should behave. नो वी It, ऑल it, यूज्ड टू लाइक हिम, ही हैज जस्ट शॉक्ड ऑल ऑफ अस बाय हिज yeah. रीसेंट So बिहेवियर। by like I mean I won't
use that word like. I would say that he had a clear-cut position on things, that he wanted to end the war. So I said, okay, that's a very good aim. He wants to end Gaza war, very good aim. So certain things he was doing very positively, and we were hoping that there would be some end to the whole thing. But you can't play a double game. I want to end the war, and then you have a rare earth mineral deal going on with him. So obviously, when he signed the rare earth mineral deal, then you start supporting him, and when you start supporting him, he goes and hits Russia. So how will you go to peace table with these kind of manipulation? I don't think so. I think there is a need for India to also call spade a spade and stand firm on its foot. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद।